हेलो स्टूडेंट्स, सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि गुंजन हमारी बुक है और इसके ऑलमोस्ट सभी चैप्टर अभी रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट 6 चैप्टर पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। फर्स्ट 6 चैप्टर गद्य के और 6 पोएम्स हमारे इस बार की सिलेबस में रहेंगी। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने कबीर जी की कुछ साखियाँ पढ़ी थी, कबीर जी के बारे में जानकारी ली थी। आज हम प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी लेंगे। जिस तरह कबीर हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार माना जाता है, उनको बहुत बड़े संत, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े दृष्टिवक्ता उनको कहा जाता है, उसी तरह प्रेमचंद हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार हैं। प्रेमचंद को बहुत सारे उपाधियों से नवाजा गया है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही, और उन्होंने जो पूरे रचनाएं जो लिखी है वो आम आदमी पे, जनता पे को केंद्रित करके लिखी है, तो वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय में थी। और ये जो उनकी कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं, मोटर के छींटे, ये बिल्कुल थोड़ी हास्य और थोड़ी सुधारात्मक संदेश देने वाली कहानी है। तो आज से हम इसको शुरू करते हैं, मोटर के छींटे को, प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी। आपको ध्यान रखना है कि मोटर के छींटे कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। अब प्रेमचंद जी का थोड़ा परिचय ले लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। कब हुआ था प्रेमचंद का जन्म? 31 जुलाई 1880 को। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आगे तक काम में आएंगी, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बस अंडरलाइन कर दीजिए इसको। और कहाँ हुआ था? वाराणसी जिले के लम्हे नामक ग्राम में है। उनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था। ये याद रखने वाली बातें हैं, अंडरलाइन करिए इसको। उनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था, और आरंभ में, स्टार्टिंग के दिनों में, वो अपने नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। तो प्रेमचंद जी जो है वो, उनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था, और नवाब राय के नाम से उन्होंने उर्दू में रचनाएं लिखी। उसके बाद वो हिंदी में आए और हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद नाम उन्होंने लिया और प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है, वे उपन्यास सम्राट के रूप में विख्यात है। ग्रामीण एवं कृषक जीवन का कथाकार, मैंने बताया ना उनको कि वो, उन्होंने सारी रचनाएं ऐसी लिखी जो आम जीवन से रिलेटेड है, और इसलिए वो तब भी उतनी ही प्रासंगिक थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल आप उनकी कहानियों को अगर पढ़ोगे, उनके उपन्यासों को अगर पढ़ोगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप 100 साल पीछे हैं। तो आपको लगेगा जैसे यह आज ही की बात है। मतलब 100 साल में भी हमारे देश में विशेष कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ इतना कि ये मोबाइल आपके हाथ में आ गया है। इसके अलावा व्यवस्था में या किसी की स्थिति में या आम जनता की परिस्थितियों में विशेष कुछ बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को दूर से देखा था, नज़दीक से देखा था, निकटता से देखा था, और जो कुछ भी उन्होंने लिखा वो समाज का यथार्थ चित्रण था। उन्होंने समाज के में जो देखा उसे एज इट इज़ उन्होंने अपनी रचनाओं में उतार दिया। उसमें कल्पना का कहीं पुट नहीं था। वरना क्या है, हम आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, हम चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो, सबको न्याय मिले, सब समान हो, सबको रोजगार मिले, सबको खाना मिले, ये हमारी कल्पना रहती है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। प्रेमचंद जी ने इसी हकीकत को अपनी रचनाओं में उतारा है। हम आदर्श राज्य की बातें बहुत करते हैं, कल्पनाएं बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा आदर्श राज्य होता नहीं है। तो यही चीज़ उन्होंने अपनी कहानियों में और उपन्यासों में उतार दी थी, इसीलिए वो आज भी उतनी ही चलने वाली रचना है। शोषक और शोषित वर्गों का उन्होंने चित्रण किया। अब जो उनके प्रमुख उपन्यास हैं उनको देख लीजिए आप। जो उनके प्रमुख उपन्यास रहे, जो नामचीन उपन्यास रहे, जो फेमस उपन्यास रहे, तो ये सब उपन्यास उनके लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा फेमस रहा है उनका सेवा सदन, गबन, निर्मला और गोदान। हालांकि उनके सभी उपन्यास बहुत ज़्यादा चले, बहुत फेमस रहे, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा जो चले हैं वो सेवा सदन, निर्मला और गोदान उपन्यास उनके बहुत ज़्यादा हिट रहे हैं। गोदान पे पिक्चर बनी है, निर्मला पे टीवी सीरियल बना है, और गबन पे भी पिक्चर बनी है। गबन भी उनका बहुत हिट उपन्यास रहा है। पुरानी पिक्चर्स में देखोगे तो गबन और गोदान पे पिक्चर बनी है और निर्मला पर टीवी सीरियल बना है।
ठीक है, तो ये उनके उपन्यासों के नाम हैं और उनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर में के 8 भागों में संकलित है। मानसरोवर के 8 भाग, ये सब आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन से अंडरलाइन करके रखिए, इसमें भी पूरे बहुत सारे एमसीक्यू निकल जाते हैं। सबसे पहले देखिए आप, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी के लम्ही नामक गांव में। उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। वो किस नाम से पहले रचनाएं करते थे उर्दू में? नवाब राय के नाम से। और हिंदी जगत में वो किस नाम से विख्यात हैं? उपन्यास सम्राट के नाम से। और ग्रामीण जीवन में उन्हें, ग्रामीण जीवन एवं कृषक जीवन के कथाकार के रूप में किसको जाना जाता है? प्रेमचंद को। ठीक है, उन्होंने जो कुछ लिखा वो समाज का यथार्थ चित्रण था। शोषक और शोषित वर्गों के लोगों का चित्रण उन्होंने किया। ओके, फिर उनके प्रमुख उपन्यास, गबन, किस गबन के उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद। गोदान के उपन्यासकार प्रेमचंद। सेवा सदन के उपन्यासकार प्रेमचंद। बाकी उपन्यासों को भी आप ध्यान में रखेंगे, रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि, ये सब उपन्यास भी उनके आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन जो मेन है वो उन्हें सेवा सदन, निर्मला, गबन और गोदान। ओके, ये उपन्यास किसने लिखे हैं? प्रेमचंद ने। नाटकों की रचना भी उन्होंने की। अच्छा, उनकी कहानियाँ संग्रह 8 भागों में संग्रहित है मानसरोवर के नाम से। मानसरोवर के 8 भाग हैं जिनमें उनकी लगभग 300 से अधिक कहानियाँ प्रकाशित हैं। तो मानसरोवर में किस रचनाकार की कहानियाँ संग्रहित की गई हैं? प्रेमचंद की। ओके, तो नाटक की रचना करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी है और 8 अक्टूबर 1936 को उनका स्वर्गवास हुआ। अब जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, मोटर के छींटे, उसमें भी सामाजिक असमानता एवं वर्गभेद के प्रति आम आदमी का आक्रोश चित्रित किया है। ये जब कहानी लिखी गई थी तब अंग्रेज़ों का ज़माना था और अंग्रेज़ों के ज़माने में तो रंग भेद, वर्ग भेद बहुत ज़्यादा था। गोरे काले का भेद तो उस समय था ही सही। अंग्रेज़ लोग भारतीयों को कुछ समझते ही नहीं थे। तो ऐसे ही भारतीयों की उसको लेके उन्होंने भारतीयों के आक्रोश को उन्होंने इस कहानी में प्रस्तुत किया है। क्या नाम की प्रातःकाल स्नान पूजा से निपट, तिलक लगा, पीताम्बर पहन, खड़ा पाँव में डाल, बगल में पथरा दबा, हाथ में मोटा सा शत्रु मस्तक भंजन ले, एक यजमान के घर चला। अब ये सब जो विवरण है वो किसका विवरण है? कौन किस तरीके से निपटेगा? पूजा से निपटा, तिलक लगाया, पीताम्बर पहना, खड़ाऊ पैर में डाली, बगल में पतरा दबाया, तो ये किसका डिस्क्रिप्शन है? ये किसके बारे में बात हो रही है? ये पंडित जी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि इस तरीके का जब जो पहनावा रहता है या जो जिस तरीके का जो वेशभूषा रहती है वो पंडितों की रहती है, तो ये पंडित जी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो विवाह की साहित्य विचारणी थी। कम से कम 1 कलदार का डौल था, जलपान ऊपर से। अब उस समय में 1 कलदार यानी कि 1 रुपया बहुत होता था। आज के ज़माने में भले ही कुछ नहीं है, लेकिन उस समय में 1 रुपया आज के 1000 रुपये के बराबर होता था। तो अगर 1000 रुपये की बात अगर हो जाए तो किसी को भी अच्छा ही लगेगा ना। और प्लस नाश्ता बढ़िया। और पंडित जी थे, पंडित जी के बारे में तो वैसे भी विख्यात है, ब्राह्मणों के बारे में तो वैसे भी विख्यात है कि भरपूर खाते हैं वो, भरपूर उनका नाश्ता खाना रहता है। तो पंडित जी खुद बोल रहे हैं कि मेरा जलपान मामूली जलपान नहीं है, बाबुओं को तो मुझे निमंत्रित करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। मतलब कोई ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति तो उन्हें आमंत्रित ही नहीं कर सकता। पता चला कि वो महीने भर का या 15 दिन का राशन पूरा ही उनके पेट में गया और बाकी लोग सिर्फ मुंह देख रहे हैं, कितना खा रहा है यार ये व्यक्ति। उनका तो महीने भर का नाश्ता मेरे 1 दिन का जलपान हो जाता है। ये पंडित जी का खुद के अपने बारे में विचार है कि उनको तो 1 दिन इतना खाते हैं कि दूसरे लोगों को तो फिर खाने का मौका ही नहीं मिलता। और इस विषय में तो हम सेठ साहूकारों के कायल हैं। जो सेठ साहूकार थे उस समय में बहुत चलते थे, जो पैसे वाले लोग थे, जो रईस लोग थे, वो खिलाने पिलाने में जिनकी मास्टरी थी, मनवार कर करके जिसको खिलाना। पंडित जी का या ब्राह्मणों का या उधर के, अभी भी राजस्थान की या मारवाड़ी घरों में देखेगी तो मनवार का बहुत महत्व है। मतलब जब तक उनको 10 बार बोला ना जाए, अरे लीजिए ना साहब, अरे 1 पूड़ी तो और लीजिए, अरे 1 फुलका तो और लीजिए, अरे थोड़े से चावल, अरे मिठाई तो आपने खाई नहीं, अरे खाइए खाइए खाइए, इतनी मनवार की बस। और मनवार कर करके खिलाते हैं उनको। कभी राजस्थान में कहीं जाओ ना तो ध्यान रखना वहाँ पे कि पूरा खाना कभी नहीं खाना, वरना वो इतना खिलाएंगे कि आपको लगेगा कि अब 1 महीने तक खाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम लोग कभी इसी जगह पे फंस जाते तो हम तो वही करते कि हम थाली पे बैठे रहते हैं, बस अपने हाथ से कभी नहीं खाना है वहाँ पर।
क्योंकि मालूम है वो लोग खिलाने ही वाले हैं, मनमार कर करके मुंह में ठूसने ही वाले हैं। वो एक रसगुल्ला, एक गुलाब जामुन या कोई मिठाई या कोई बर्फ़ी या कुछ, ये नहीं तो ये खाइए, ये नहीं तो ये खाइए, और परोसते जाएंगे वो, और आपको खाना ही पड़ेगा वो। तो इससे अच्छा है कि आप आराम से बैठिए, उनको आने दीजिए, वो खिलाएंगे तब खा लीजिए आप। तो ये मनवार का सिस्टम है। और पंडित जी लोग या जिनको भरपूर खाने को, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बुरा मान जाते हैं लोग कि उन्होंने तो हमको पूछा ही नहीं, हमारी मनवार ही नहीं करी और हम खुद ही खा पी के उठ गए। ऐसा नहीं, मनवार करना। इसलिए पंडित जी बोल रहे हैं कि वो ऐसा खिलाते इतने खुले मन से कि मन आनंदित हो जाता है, चोला आनंदित हो जाता है। मतलब ये जो शरीर, आत्मा के ऊपर जो ये शरीर का चोला धारण कर रखा है ना, ये आनंदित हो जाता है। और जजमान का दिल देखकर ही मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। पहले ही वो देख लेते कि ये व्यक्ति खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा मुझे। नहीं तो आप ये सोचो कि सामने समोसे रखे हुए हैं और आपके मन में ये विचार आए कि यार ये कितना खाएगा, यार देखो एक ही समोसा खाना, बाकी के छोड़ देना मेरे लिए, बाकी के मत खाना तूने। तो अगर आपके मन में ये विचार आया तो वो पंडित जी का ये हो जाएगा कि अब मुझे यहाँ पे खाना नहीं है। वो मन देख के निमंत्रण स्वीकार करते हैं कि यहाँ पे मुझे भरपूर खाने को मिलेगा, तभी मैं इस निमंत्रण को स्वीकार करूँगा। और खिलाते समय में भी किसी ने रोनी सूरत बनाई कि अरे यार बहुत हो गया, बस करना भाई, कितना खाएगा, तो बस वहीं उनका वो ख़त्म। मतलब खिलाना भी भरपूर खिलाना है और खुशी खुशी हंसी उससे खिलाना है। ऐसे किसी ने खिलाया तो क्या खिलाया, ऐसे खिलाने से क्या मतलब है। कम से कम ऐसा भोजन मुझे नहीं पचता कि यार खिला रहा है, ऊपर से ऐसा दिखा रहा है जैसे ज़बरदस्ती खिला रहा है या एहसान कर रहा है हम पे। तो ऐसा खाना नहीं होना। जजमान ऐसा ना चाहिए कि ललकारता जाए, अरे लो शास्त्री जी एक बालूशाही और मैं कहता जाऊँ नहीं जजमान बस अब नहीं। मतलब हम बोलते जाएँ ऐसा कि नहीं 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 अब नहीं चाहिए। तो वो कैसी रहती है, वो गर्दन हिलाइए आप ना में, मतलब गर्दन हिलाइए हाँ में और मुंह से बोलिए ना, नहीं 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 चाहिए नहीं चाहिए, मतलब मुंह से ना करते जाओ और गर्दन से हाँ हाँ करते जाओ और थाली में आने दो। तो इस तरीके से उनको जजमान को खिलाने की वो रहती है। और वो बालूशाही के नहीं जजमान अब नहीं, इस तरीके से उनका नाश्ता होता है, इस तरीके से जलपान होता है पंडित जी का। अब आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि लो शास्त्री जी एक बालूशाही और लो। तो शास्त्री जी और बालूशाही ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और कितने, कम से कम एक कलदार का डॉल था, कितने का, एक कलदार का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आपके MCQ में आएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम कल लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन।